हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं प्रत्येक दिन दोहराता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहें भी। कार्तिक का शुद्ध महीना चल रहा है। इसमें हम लोग दीपावली भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं और भारत का और ख़ासकर बिहार का यह एक महान पर्व है। इसलिए आप लोगों को छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग मेरे लिए भी शुभकामनाएं भेजिए ताकि मैं भी स्वस्थ रह सकूं, मैं भी अच्छे रह सकूं और आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें प्रस्तुत कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बीपीएससी का बीपीएससी और यूपीएससी हिस्ट्री का सिलेबस मैंने क्लियर किया था और इसमें मॉडर्न को मैंने छोड़ा हुआ था। तो मैं आज आप लोगों को मॉडर्न का सिलेबस क्लियर कर देता हूं और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रहा है कि सर मुझे हिस्ट्री का ऑप्शनल का, खासकर बीपीएससी, क्योंकि अभी तो बीपीएससी का एग्जाम है और इसके लिए तो पहले मैं मॉडर्न का आपका पीटी का सिलेबस क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें आधुनिक भारत और आधुनिक भारत का सिलेबस जैसा मैंने बताया था कि शुरू तो 1707 से ही हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो आधुनिक भारत है यह 1858 से लेकर 1947 तक का, ठीक है। इसी को हम लोग मुख्य रूप से मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। और इस मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हो जाती है, इसलिए इसको कई चरणों में हम लोग बांट कर देखते हैं। मॉडर्न इंडिया को कई चरणों में बांट कर देखा जाता है। बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में सेम ही चलेगा। अब इसमें जब बांट कर हम लोग चलेंगे तो नंबर 1 यह है 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1885, यह फर्स्ट फेज है। नंबर 1 में हम लोग इसी को पढ़ते हैं। अब यहां से आप कहेंगे कि आखिर में यहां से क्यों शुरू हुए, 1707 से मैं क्यों नहीं मानूं। लेकिन 1707 से मेरे यहाँ मॉडर्न इंडिया नहीं बल्कि प्री मॉडर्न था और 1858 में कंपनी शासन की समाप्ति हो गई और कंपनी शासन की समाप्ति होने के बाद भारत में चल रहा क्या, राष्ट्रवाद का विकास चल रहा है। राष्ट्रवाद का विकास, या राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कहां पर, जहां पर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हो जाता है। कांग्रेस का गठन हो जाता है। यहां पर राष्ट्रवाद की विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई और जब से राष्ट्रवाद यानी मॉडरेट, जब से मेरे यहां एक वर्ग ऐसा आ गया जिसने अपने ही समाज में सुधार की बात किया और अपने ही समाज के सुधार में उसने जितनी भी कुरीतियां थी उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान मेरे यहाँ देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी बाकी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं,
दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ये सभी मसीहा मेरे यहाँ अभी हैं। और उत्तर से दक्षिण भारत तक सभी जितने भी इस समय मॉडरेट्स हैं, सबने स्वीकार किया कि नहीं, हमारे समाज में कुछ न कुछ कुरीतियां हैं। और उन कुरीतियों में क्या, जातिवाद है, धर्म है, छुआछूत है, सती सिस्टम है, विधवा पुनर्विवाह का न होना है, महिलाओं को शिक्षित न करना है। ठीक है, ये सभी ऐसे मुद्दे थे जो किसी भी समाज को आज भी शोषित पीड़ित कर रहा है। आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस मेरे यहाँ इतना खतरनाक सिचुएशन में पहुंच गया है। और खास करके बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से तो आपको कुछ कम देखने को मिल रहा है, लेकिन और भी अदर जगह में यह काफी अधिक थी। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कोई एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है जहां महिलाओं का पूर्ण रूप से सम्मान न हो, या उनके हक की बात न हो, या वह स्वतंत्र होकर जी न सके। ठीक है, इसलिए इस दौरान मॉडरेट का काम हुआ और 1858 में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। और बिना मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग के समाज की कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती है। ठीक है, आप महसूस करेंगे कि समाज का दो वर्ग ऐसा है, जो एकदम हायर वर्ग, अपर वर्ग है, और जो एकदम लोअर वर्ग है। दो वर्ग समाज का सबसे सुखी है, लेकिन पिसता हुआ पाया जाता कौन, जो मिडिल क्लास है। अपर वर्ग को अगर अपने बच्चों को कहीं डोनेशन देकर ऑस्ट्रेलिया से उसको मेडिकल का सर्टिफिकेट लेना अपने बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आधे रात में पिज्जा बर्गर खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आधे रात में भी फरमाइश कर सकता है। जो बिल्कुल लोअर है उसके लिए भी बल्ले बल्ले है, उसको अपने बच्चों को ना अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ना उसको IAS बनाना है, ना आपके तरह डिप्टी कलेक्टर बनाना है, ना मेडिकल का कोर्स कराना है। इसलिए वो पैदा होते ही कमाना शुरू कर देता है। और उस वर्ग में एक खासियत और देखेंगे कि आपको नॉनवेज खाने के लिए सोचना पड़ेगा, उसको डेली नॉनवेज मिलता है। ठीक है, इसलिए आप वह नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आपको जद्दोजहद करना पड़ता है। और सबसे अधिक संख्या में लोग जो होते हैं यह मिडिल क्लास के ही होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास वालों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना यह भी एक प्रतिष्ठा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा हमारे यहाँ चेन बनाई जाती है, हर एक साल चेन बनाई जाती है दहेज प्रथा की, या फिर देखते हैं शराबबंदी की चेन बनाई जाती है। तो दहेज प्रथा आज तक मेरे यहाँ है, क्यों है, क्या कभी हमने सोचा है? तो जब दहेज देने का सिस्टम होता है उस समय तो हम रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब दहेज लेने का होता है तो उसी को फिर देखिए कितना हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं उसको। आप देखे होंगे कि मेरे समाज में अगर किसी लड़की के फादर ने अपने लड़की के विवाह में 5 लाख रुपया दिया है दहेज में, तो आप देखेंगे कि वह चौक चौराहे पर जाकर अगर कोई पूछता है कि तब बेटी का शादी में कितना दिया, कहाँ, वही तो 8 लाख। अब सोच लीजिए, आपने कहा कि 8, और उसमें जितने भी लोग बैठे उसमें भी किसी की यहाँ बेटी है, वह भी सोच रहा है कि ये 8 दिया तो हम 10 देंगे, और 10 देकर समाज में हम दिखाएंगे कि इससे ज्यादा पैसे वाले हो गए। और इसी तरह लड़के वाले भी हैं, अगर उसने 5 लिया है तो वह भी दिखाएगा कि कहाँ 5, कहाँ दिया, यही दिया, 8 दिया, और बाकी सब एक गाड़ी दे दिया, सामान दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से अपने समाज में एक मॉडरेट तैयार हो रहा है जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। एक मंच आ गया, और इस मंच के द्वारा पूरे भारत के संबंध में बातें उठाई जाएगी, सरकार के सामने नया नया प्रस्ताव रखा जाएगा, सरकार से बातें की जाएगी, और जो भी सुधार करवाना है यह कांग्रेस सुधार करवाएगी। नेक्स्ट है दूसरा चरण, और दूसरे चरण में हम लोग देखते हैं कि 1885 टू
1905। यह राष्ट्रवाद का पहला चरण है और इस राष्ट्रवाद के पहले चरण को हम लोग यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक पड़ेगा, यानी 16 अक्टूबर 1905 तक। फिर बंगाल विभाजन के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में दो भाग हो गए, एक नरम दल और एक गर्म दल। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो रही है। इसलिए इस समय फूट डालो और राज करो की पूरी प्रवृत्ति भारतीय इतिहास में यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखने को मिल रही है। यानी आप देखेंगे कि एक तरफ बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम अलग हो गया और दूसरी तरफ बंगाल विभाजन के मुद्दे पर ही और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के मुद्दे पर ही कांग्रेस में दो भाग हो गया, एक नरम दल और एक गर्म दल। और सभी अभी बिखर चुका है और बिखरी हुई शक्तियां अब आपस में यह तय कर रही है। पहले तो नरम दल और गर्म दल जब एक साथ गवर्नर जनरल या कहीं भी कोई भी प्रपोजल लेकर पहुंचता था तो नरम दल वालों की अगर कॉलर पकड़ी जाती थी तो गर्म वाले खड़े हो जाते थे और सामने जो ऑफिसर होता था उसको भी एक बार सोचना पड़ता था। तो दोनों भाइयों को इतना अधिक आपस में आत्मविश्वास हो गया था कि नरम दल वालों को लग रहा था कि मेरे ही कारण गर्म दल बचा हुआ है और गर्म दल वालों को लगता था कि मेरे ही कारण नरम दल बचा हुआ है। इसलिए 1907 में सूरत की फूट और 1907 में सूरत की फूट के बाद कांग्रेस का दो भाग में बट जाना यानी नरम दल और गर्म दल में हो जाना। नंबर 1, 1857 के बाद जब 1857 की क्रांति पर पूरा का पूरा रिसर्च किया गया तो भारत में भी कुछ और लगभग ब्रिटेन में यह धारणा कर गई कि कहीं न कहीं मुसलमानों ने ही भारत में 1857 की क्रांति में एग्रेसिव रोल अदा किया था, क्योंकि सेना में अधिकतम मुसलमान और जो राजे रजवाड़े थे उनमें भी अधिकतम मुसलमान क्षेत्रों ने ही भाग लिया इसमें। इसलिए मुसलमानों को दरकिनार किया गया। लेकिन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई और इस समय मेरे यहाँ लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर जनरल को उसी समय से लग गया था कि हमने लगता है कि भस्मासुर पैदा कर दिया, इसलिए अब इसको काउंटर किया जाएगा। कांग्रेस को काउंटर किया जा रहा है। कुछ कांग्रेस में भी और कुछ मुसलमानों में भी ऐसे लीडर थे जिसने कि कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया और यही कारण है कि 1906 में लॉर्ड मिंटो ने एक काम कर दिया और ये बड़ा काम किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद कांग्रेस और लीग दोनों अलग अलग धाराओं पर चल पड़ी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने भी समझ लिया कि सरकार कुछ देने वाली है नहीं, चाहे वह नरम रहो चाहे गर्म रहो, और लीग ने भी समझ लिया कि हमें भी कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ उनको खड़ा किया गया। और इसीलिए इस समय एक अलग वातावरण चल रहा है और इस समय नेक्स्ट जो चरण के रूप में देखा जाएगा यह होगा क्या, यह होगा 1905 से लेकर 1916, यानी यह होगा कौन, यह होगा फेज 3, इसको आप फेज 2 कहिए। फेज 3 इसमें हम लोग देखते हैं कि 1916 के लखनऊ कांग्रेस में यानी 1916
16 जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, इस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल भी एक हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई, और एक सामूहिक रूप से सरकार के खिलाफ विरोध का प्रयत्न किया गया। और इस विरोध के प्रयत्न में क्या किया गया, तो इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। और इस असहयोग आंदोलन में हमने देखा कि असहयोग आंदोलन असफल भी हो गया। इसलिए एक अब इसके बाद आ जाता है क्या, तो गांधी एरा आ जाता है। इसलिए नेक्स्ट जो चरण में हम लोग बांटेंगे, यह बांटेंगे क्या, तो नंबर 4 1916 के बाद नंबर 4 फेज में हम लोग आ जाएंगे कहां पर, तो 1922 यानी असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर, ठीक है। और इस दौरान देखा जाएगा, इसे आप फेज 4 के रूप में पढ़िए। यानी 1900 से लेकर 1916 से लेकर यह 1916 जो है, इसके बाद का बैकग्राउंड है 1922 का 1920 का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। जितनी भी घटनाएं हैं आप इसको मेन के व्यू से भी पढ़ सकते हैं कि 1920 का असहयोग आंदोलन का कारण क्या क्या था, और 1920 के बाद जो होगा वो परिणाम होगा, 22 के बाद जो होगा वो परिणाम होगा। इसलिए इसको फेज 4 में आप बांट कर पढ़िए। नेक्स्ट फिर आप चले आइए नंबर 5, और नंबर 5 में आप 1922 से लेकर 1931 यानी असहयोग आंदोलन की समाप्ति, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हो गए, ठीक है। इसलिए इससे आप पढ़ें फेज 5 के रूप में। फिर नंबर 6 1931 से लेकर 1939 तक को पढ़िए, ठीक है। जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने फिर इस्तीफा दे दिया। और फिर चले आइए कहां, 1939 टू 1942 यानी कहां पर, तो भारत छोड़ो आंदोलन। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद 8वें चरण में आप पूरा का पूरा क्लियर कीजिए, यानी 1942 से लेकर 1947 यह है
पेज 7, यह है पेज 8। इतना बात कर पढ़िए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर होगा। और इस क्लैरिटी में आप देखेंगे कि आप क्रमवार इतिहास को पढ़ रहे हैं, और जब तक आप क्रमवार इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है, क्योंकि मुझे 31 से लेकर 39, या फिर देखते हैं यहाँ पर 22 से लेकर, या फिर देखते हैं यहाँ पर 42 से लेकर 47 तक पढ़ाने में कम से कम समय अगर जाता है तो कम से कम समय जाता है 20 क्लास का समय जाता है। और जब तक इस 20 क्लास में छोटे छोटे चीजों को मैं क्लियर नहीं करूंगा तब तक स्टूडेंट ना तो पीटी का क्वेश्चन बनाएगा और ना ही मेन का क्वेश्चन बनाएगा। आप कभी कभी देखते हैं कि कमेंट देता है क्वेश्चन में, जैसे बीपीएससी के ही मेन में आप देखिए या यूपीएससी के क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ दे देगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन में आपको 100 से लेकर 150 वर्ड्स में आंसर देना है, आप कैसे देंगे? और जब तक ये कोरिलेशन नहीं होगा तब तक सवाल ही नहीं उठता है कि स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, इसलिए ये आपका पूरा का पूरा इतिहास का सिलेबस है जो बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का है। इधर से आप देखेंगे कि बीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस सेम हो जाता है, क्योंकि 1707 के बाद से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका चाहे पॉलिटिकल हो चाहे और भी जितने हो सारा सेम सिलेबस बनता है। यहाँ से फिर हम लोग एक आगे बढ़ जाते हैं, 9 फेज को लेते हैं जो ओनली फॉर यूपीएससी के लिए होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या 1947 to 1964, यानी हमने बताया था कि इसको नेहरू युग के नाम से जानते हैं। यानी नेहरू ने इस समय जो बिल्ड जो किया था, भारत के निर्माण में जो काम किया था, उन पूरा का पूरा सिनेरियो को हम लोग देखेंगे। जैसे योजना आयोग को हम लोग देखेंगे, योजना आयोग को देखेंगे, हम लोग एनबीसी को देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद को देखेंगे, पंचशील को देखेंगे, भारत चीन युद्ध को देखेंगे, भारत चीन युद्ध को देखेंगे, गुटनिरपेक्ष को देखेंगे, ठीक है। इसलिए इन सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और तब आपका इधर का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये मैंने बताया आपको बीपीएससी और यूपीएससी बोथ का सिलेबस पूरा का पूरा। अब इसमें से भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से इन वर्ड्स को री कर देने का। ओके, थैंक यू। आप लोग इसका एंजॉय कीजिए और सिलेबस को पूरा का पूरा देखिए। ओके, थैंक यू।